निगाह एक सफ़ेद माइक्रो वैगन पर पड़ी। उस पर नीले अंग्रेजी हरूफ में मंड एम अटामिक लिखा हुआ था। मैं ठिठक कर रुक गया। ये वैगन एक स्टोर नुमा दुकान के सामने खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर अंग्रेजी में जिगरगा लॉन्ड्री सर्विस लिखा हुआ था। सफ़ेद वैगन से मैली चादरों वगैरह के गट्ठर बाहर निकाले जा रहे थे। जब वैगन चली तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। दुकान का उचकन पोश अधेड़ उम्र का मालिक काउंटर पर बैठा सिगार पी रहा था। एक मुलाजिम काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में इंतराज कर रहा था। मालिक के सांवले माथे पर मोहराब का निशान था। दुकान में मक्का और मदीना के खाके बने हुए थे। मैंने लॉन्ड्री के मालिक के पास जाकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, हजूर, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उमर हयात है, आपकी दुकान आपकी मदद का तलबगार हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? शक्ल से तुम मद्रास या आंध्र प्रदेश के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने इंतहाई दर्दनाक लहजे में उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं भारतीय पंजाब की मुसलमान रियासत मालेर कोटला का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम काफ़ी जायदाद छोड़ी, मगर मेरा चचा इस जायदाद की खातिर मेरा दुश्मन हो गया और किराए के कातिल मेरे पीछे लगा दिए। मैं जान बचाकर दिल्ली भागा। कातिल वहाँ भी पहुँच गए। मैंने वहाँ से भी राह फरार इख्तियार की और इस शहर में आ गया हूँ। वो इतनी दूर नहीं आ सकेंगे। लॉन्ड्री का मालिक बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा। किबला में शरीफ और साहिब जायदाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, ताकि रिज़्क़ हलाल कमा कर अपना पेट भर सकूँ। इससे ज़्यादा मुझे किसी शय की ख्वाहिश नहीं। आपके पास इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं किसी साहिब ईमान के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद काउंटर पर खड़े लड़के से हैदराबादी उर्दू में पूछा कि बुंदू को ड्यूटी से गैर हाजिर हुए कितने दिन हो गए हैं। लड़के ने रजिस्टर देखकर कहा, आज उसे 7वां दिन है। मैंने बड़ी दिल सोजी से कहा, हजूर, मैं किसी की रोज़ी पर लात नहीं मारना चाहता। लॉन्ड्री के मालिक ने सिगरेट का गुल राखदान में झाड़ते हुए कहा, बुंदू आ गया तो उसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे। बहरहाल तुम आज से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर दुकान की कोई चीज़ इधर उधर हुई तो यहाँ की पुलिस मेरी खादिम है, तुम इस शहर से बाहर ना निकल सकोगे। मैंने कहा, किबला ख़ानदानी आदमी हूँ, ऐसी हरकत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। गुलबर्गा लॉन्ड्री के मालिक को सब वाजिबी साहब कहकर पुकारते थे। वो हैदराबादी दुकान का रहने वाला था और कई साल से यहाँ लॉन्ड्री चला रहा था। उसने मुझे अपनी लॉन्ड्री पर मुलाजिम रख लिया। रहने के लिए लॉन्ड्री के पीछे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहाँ लकड़ी के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। मेरा काम धुलाई के लिए आए हुए कपड़ों पर एक ख़ास किस्म का निशान लगाना था। वाजिबी साहब ने जब ये देखा कि मैं अच्छी खासी अंग्रेज़ी जानता हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब पर लगा दिया। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने छोटी छोटी मूंछें रख ली थी और अपने हुलिये को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की गरज से मैं अपने सर पर हर वक्त कश्ती नुमा हैदराबादी टोपी पहने रखता था। मेरा लिबास भी हैदराबादी शुरफा जैसा ही था, उचकन और आड़ा पजामा। इस दौरान मैंने एटॉमिक रिएक्टर से आने वाली वैगन का पूरा शेड्यूल नोट कर लिया था। ये वैगन महीने में 2 बार एक ख़ास तारीख को मैले कपड़े, जिनमें ज़्यादातर चादरें, डॉक्टरों वाले लंबे सफ़ेद कोट और मास्क होते थे, लेकर आती और धुले हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती। इस वैगन का ड्राइवर एक बूढ़ा तामिल हिंदू था जो सफ़ेद गोल टोपी और सफ़ेद लंबा कोट पहनता था। मैंने वाजवी साहब को अपने हुस्न और इखलाक से गर्विदा बना लिया था। मैं इनके साथ शाम की एक नमाज भी पढ़ता था। एक बार मेरे गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि ये तावीज़ मेरी वालदा ने मरने से 2 रोज़ कबल मुझे दिया था और कहा था कि इसे गले से कभी ना उतारना, ये तुम्हारी खुश नसीबी की अलामत है। वाजबी साहब बोले, बजा फरमाया मियाँ उमर हयात, वालदा की दुआएं हमेशा साथ होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में वाजबी साहब की मालूमात वाजबी सी ही थी। ये रिएक्टर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक वीरान मकाम पर वाक़ था, जहाँ इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता था। वाजवी साहब को बस इसी कदर मालूम था कि इस एटमी मरकज़ में बिजली सप्लाई करने का कोई बहुत बड़ा जनरेटर तैयार हो रहा है, जिसकी मदद से भारत के सारे कारखाने दिन रात काम कर सकेंगे। एटमी रिएक्टर वालों ने अपने मुलाजमों को भी यही तासर दे रखा था। इस एतबार से
एटॉमिक सेंटर में सिर्फ चंद साइंसदान ही ऐसे होंगे जिनको असल बात का इल्म होगा। ये कि इस जगह हाइड्रोजन बम के तजर्बे के लिए इब्तदाई काम हो रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जो डॉक्टर और साइंसदान वहाँ काम करते हैं उनकी रहायश कोठियाँ वहीं बनी हुई हैं और वो वहीं रहते हैं। वैसे वो जब चाहें शहर आ जा सकते हैं, लेकिन बकौल वाजबी साहब के उनको बहुत कम शहर में देखा जाता है। मैंने एक हौसला अफजा बात ये भी नोट की कि महीने में एक बार हमारी लॉन्ड्री का एक शख्स वैगन में बैठकर किसी ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई के लिए एटॉमिक सेंटर जाता था। कभी कभी वाजबी साहब खुद भी चले जाते। इसके लिए इन दोनों को ख़ास इजाज़तनामे मिले हुए थे जो इन्हें वहाँ जाते हुए अपनी गर्दन में लटकाने पड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाजबी साहब को बुखार था। इस रोज़ लॉन्ड्री के आदमी को रसीदों पर दस्तखत कराने एटॉमिक सेंटर जाना था। दूसरा आदमी इत्तेफाक से छुट्टी पर था। एटॉमिक सेंटर की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। मैंने वाजबी साहब से कहा कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चला जाता हूँ। मियाँ बरखुरदार, तुम मेरी जगह वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए एक अलग इजाज़तनामा बनवाना पड़ेगा। चुनाचे अगले माह मेरा इजाज़तनामा भी बनवा दिया गया। ये नीले रंग का एक ID कार्ड था जिस पर मेरी तस्वीर चिस्पां थी और एटॉमिक सेंटर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दस्तखत और मोहर लगी हुई थी। मेरे मिशन का पहला मरहला कामयाब हो गया। इसी महीने जब आखिरी तारीखों को एटॉमिक सेंटर की वैगन धुलाई लेने आई तो वाजबी साहब आराम में कुर्सी पर पुरसुकून बैठे सिगरेट पी रहे थे। बोले, आज तुम चले जाओ मियाँ, मगर ख्याल रहे इधर उधर झांकने या बगैर इजाज़त किसी तरफ जाने की हरगिज़ कोशिश न करना। खातर जमा रखिए किबला, मुझे तो अपने काम से गरज है। ये कहकर मैं वैगन में बैठ गया और एटॉमिक रिएक्टर की तरफ रवाना हो गया। ID कार्ड मैंने अपने गले में लटकाया था जो मेरी उचकन के बाहर सीने पर झूल रहा था। पहले तो वैगन नारियल के दरख्तों में घिरी हुई एक सड़क पर चलती रही। 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रतीला इलाका शुरू हो गया। समंदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। सड़क पुख्ता थी और रास्ते में हमें कोई गाड़ी आती जाती न मिली। दूर से मुझे एल्यूमिनियम का एक बुलबुला सा दिखाई दिया। ये एटॉमिक रिएक्टर का मखसूस गुंबद था। ये सफ़ेद रंग की एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर बना हुआ था। इसके इर्द गिर्द बहुत से दफातर थे। एटॉमिक सेंटर की खास इमारतों के गिर्द खारदार तारों की ऊंची बाड़ थी। इसके बाहर वसी इलाके में दायरे की शक्ल में कितनी ही एक मंजिला कोठियाँ बनी थीं। इस सारे के सारे कम्प्लेक्स को एक और कोई 30 फुट ऊंची खारदार बाड़ की दीवार ने घेरे में ले रखा था। कम्प्लेक्स के बाहर फौज की चौकी थी। मेन गेट बंद था। इसके बाहर 2 गोरखा फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहे थे। हमारी वैगन गेट पर रुक गई। एक गोरखा सपाई ड्राइवर के पास आया और ड्राइवर का ID कार्ड देखकर गोरखे फौजी ने मेरा कार्ड भी देखा। फिर मेरी शक्ल गौर से देखी और दूसरे सिपाही को इशारा करके कैबिन में जाकर फ़ोन पर नंबर मिलाया तो गेट अपने आप खुलना शुरू हो गया। वैगन कम्प्लेक्स में दाखिल हो गई। मैंने एक एक चीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस कम्प्लेक्स का कोई ब्लॉक ऐसा नहीं था जिसके बाहर कोई गोरखा सिपाही स्टेन गन लिए पैरा पर ना खड़ा हो। कुछ सफ़ेद लंबे कोट वाले साइंसदानों को मैंने एक ब्लॉक से निकलकर दूसरे ब्लॉक की तरफ जाते देखा। हमारी वैगन एटॉमिक कम्प्लेक्स के अकाउंट ऑफिस के सामने जाकर रुक गई। चीफ अकाउंट ऑफिसर एक काला कलूटा दुबला पतला तामिल था। उसके बालों में सफ़ेदी की झलक थी। वो माथे पर तिलक लगाए मेज़ पर बैठा काम कर रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर ने तामिल ज़बान में कुछ पूछा। ड्राइवर ने भी तामिल ज़बान में कोई जवाब दिया। अकाउंट ऑफिसर ने ज़रा सा सर हिलाया, मेरा ID कार्ड देखा, अपने दस्तखत और दफ्तर की मोहर देखी और अंग्रेज़ी में बोला, तुम लॉन्ड्री वाले का नया आदमी है? मैंने कहा, यस सर। अकाउंट्स ऑफिसर की मेज़ पर उसके नाम की तख्ती पड़ी थी। स्वामी कृष्ण चिट्टी लिखा था। चिट्टी वहाँ की बड़ी आम गोत या ज़ात है। मद्रास और केरला में आपको चिट्टी ज़ात के बहुत लोग मिलेंगे। मैंने एहतियातन ज़्यादा गुफ्तगू न की। मिस्टर चिट्टी ने एक रजिस्टर मेरे आगे कर दिया। मैंने उस पर एक जगह दस्तखत कर दिए। इसने ख़ास रजिस्टर दराज में से निकाल कर खोला। मेरे दस्तखत का एक नमूना पहले से वहाँ मौजूद था। मिस्टर चिट्टी ने मेरे दस्तखतों का मुवाजना किया और चेक निकाल कर मुझे दे दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वैगन मेरे इंतज़ार में थी। उसमें मैं बैठा और वापस शहर आ गया। चेक वाजबी साहब के हवाले किया तो वो बोले, मियाँ बरखुरदार, अब तुम ही जाया करोगे। ये मेरे मिशन की दूसरी कामयाबी थी।
मई का महीना शुरू होते ही सख्त गर्मी पड़ने लगी। जून के इख्तिताम पर ज़बरदस्त बारिशें शुरू हो गईं। इस दौरान हर बार मैं ही चेक वसूल करने जाता रहा। मैंने अपनी चिकनी चपड़ी बातों से अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर चिट्टी से अच्छी खासी बेतकल्फ़ी पैदा कर ली। एक बार मैं उसके घर उसकी बीवी के लिए सिल्क की साड़ी का तोहफा भी लेकर गया। मिस्टर चिट्टी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था। सिल्क की साड़ी देखकर उसकी काली कलूटी बीवी की बांछें खिल गईं। मिस्टर चिट्टी पहले तो इतना कीमती तोहफा कबूल करने से इनकार करते रहे। फिर जब मैंने कहा कि मैं ये तोहफा अपनी बड़ी बहन यानी मिसिज चिट्टी के लिए लाया हूँ तो वो इनकार न कर सके। इस रोज़ मैंने उनकी बीवी को बहन कहना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में एक आध चक्कर उनके फ्लैट का ज़रूर लगाता। कभी उनकी बीवी के लिए चूड़ियाँ बिंदे वगैरह ले जाता। मेरी इन हरकतों का लॉन्ड्री के मालिक वाजबी साहब को बस वाजबी सा ही इल्म था। अब मैंने अपने मंसूबे के तीसरे मरहले पर काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर चिट्टी पर अपने मुसलमान होने का असर कम करने के लिए मैंने हैदराबादी लिबास तर्क करके पतलून कमीज़ पहनना शुरू कर दी थी, जो कि जनूबी हिंद के हिंदू और मुसलमान नौजवानों का आम पहनावा है। एक रोज़ मैं मिठाई का डिब्बा और मिसेज चिट्टी के लिए खूबसूरत चप्पल लेकर शाम को उनके फ्लैट पर गया तो मिसेज चिट्टी बेहद खुश हुए। उनकी बीवी ने फ़ौरन काफ़ी बनाना शुरू कर दी। अब मैं तामिल ज़बान में थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेता था। अपनी तामिल ज़बान को रवा करने के लिए मैं अक्सर वहाँ उसी ज़बान में बात करता था। काफ़ी आई तो मैंने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। इधर उधर की बातें करने के बाद बड़े अफसुर्दा लहजे में मिस्टर चिट्टी को बताया कि लॉन्ड्री में वाजबी साहब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर वहाँ मुझे जो तनख्वाह मिलती है इससे मेरा गुजारा नहीं होता। मलीर कोटला में मेरी एक बेवा बहन है जिसके 4 बच्चे हैं। उनकी गुजर औकात भी मेरे ऊपर है, क्योंकि चचा ने हमारी जायदाद में से उससे कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ ऐसी अदाकारी की कि मिस्टर चिट्टी मुतासर हो गया। मिस्टर चिट्टी कहने लगे, मैं तुम्हारी नौकरी का किसी दूसरी जगह बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं BSc हूँ तो वो उछल पड़े, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें अपने एटॉमिक कम्प्लेक्स में ही नौकरी दिलवा सकता हूँ। ऐसा करो कि उन्होंने उसी वक्त अपनी बीवी को कहा कि अलमारी में से कागज़ कलम लाओ। उन्होंने मुझसे अंग्रेज़ी में दरख्वास्त लिखवाई। एक हफ्ते बाद मैं उनके यहाँ गया तो ये खुशखबरी सुनी कि 2-4 दिनों में मेरा काम बन जाएगा। एटॉमिक कम्प्लेक्स में नौकरी हासिल करना कोई खाला जी का घर नहीं था। बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात हुई थी, लेकिन मिस्टर चिट्टी ने डायरेक्टर एटॉमिक सेंटर के सामने हाजिर होकर कहा कि वो मुझे जानते हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मिस्टर चिट्टी की वहाँ बहुत इज्जत थी और बेहद असर और रसूख था। मुझे एटॉमिक कम्प्लेक्स में असिस्टेंट बॉय की नौकरी मिल गई। मेरी ड्यूटी एटॉमिक रिसर्च ब्लॉक के तहखाने के एक ऐसे ऑफिस में लगी जहाँ रिसर्च के नताइज का अहम डेटा ज़ीरोक्स करके बाबा एटॉमिक सेंटर को तजर्बे के लिए भेजा था। मुझे कम्प्लेक्स के अंदर ही एक क्वार्टर भी मिल गया जहाँ मैं दफ्तर ही के एक मुलाजम मिस्टर रामा राव के साथ रहने लगा। वाजबी साहब को जब मालूम हुआ कि मैं एटॉमिक कम्प्लेक्स में मुलाजम हो गया हूँ तो वो बेहद खुश हुए। मेरी तरक्की पर उन्होंने मेरे हक़ में मज़ीद दुआ की। मैंने यहाँ अपने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई दयानतदारी, खामोशी और ज़िम्मेदारी से काम शुरू कर दिया। मैं वक्त पर ऑफिस जाता, वक्त पर वापस आता, जी लगा कर काम करता, किसी से फालतू बात ना करता, हर एक को अदब से झुककर सलाम करता। रिसर्च ब्लॉक के लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ब्लॉक के डायरेक्टर ने मेरी दयानतदारी और एहसास ज़िम्मेदारी से मुतासिर होकर मुझे तरक्की देकर सीक्रेट ब्लॉक के एक अहम ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। यहाँ भी मैं बड़ी जानफशानी से काम करने लगा। ये दफ्तर भी ज़ेरे ज़मीन था। बहुत जल्द मुझे इल्म हो गया कि जिस कमरे में मैं काम करता हूँ उसके साथ वाले कमरे में फौलाद की 4 अलमारियाँ हैं जिनमें हाइड्रोजन ब्लास्ट के सिलसिले में एक अहम तरीन ब्लू प्रिंट को 4 हिस्सों में तकसीम करके रख दिया गया है और ये अलमारियाँ एक ख़ास नंबर मिलाने से खुलती हैं। इस ब्लू प्रिंट की मदद से यूरेनियम अफसूद करके हाइड्रोजन ब्लास्ट के लिए तैयार किया जाता रहा। मैंने इस ब्लू प्रिंट को ज़ाया करने का फ़ैसला कर लिया। इस सीक्रेट रूम में एक मद्रासी डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी जिसको 4 अलमारियों के सीक्रेट नंबर याद थे। बगैर इसकी इजाज़त के किसी को इन अलमारियों के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। इस मद्रासी डॉक्टर की मदद के लिए वहाँ उसका एक असिस्टेंट मौजूद रहता था। इस असिस्टेंट का नाम समराथन था। मैंने इस पर अपनी चश्म करम डाली। लंच के वक़्त कैफेटेरिया में मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, उससे दोस्ती शुरू कर दी, उससे फिल्मी अदाकारों की बातें करता, एक उसे कमीज़ का तोहफा भी दे दिया।
समराथन मेरा दोस्त बन गया। अब हम कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठकर दोपहर का खाना खाते थे। एक रोज़ मैं सुबह अपने क्वार्टर से ऑफिस आया तो V2 की एक गोली मेरी जेब में थी। लंच ब्रेक हुआ तो मैं कैफेटेरिया में आ गया। समराथन मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने अपना डिब्बा और मैंने अपना डिब्बा खोला। वो चावल और सब्ज़ी लाया था, मैं भी चावल लाया था। मेरा क्वार्टर का साथी रामा राव बहुत अच्छा पका लेता था। मैं उसे पैसे दे देता था और हम मिलकर खाना खाते थे। समराथन और मैं तामिल में बातें करते हुए खाना खाने लगे। कूलर चंद कदम के फासले पर दीवार के अंदर लगा हुआ था। खाना खाते खाते मैं खाली गिलास लेकर उठा और कूलर में से ठंडा पानी ले आया। इस दौरान मैंने उसमें V2 की बेरंग और तेज़ी से हल हो जाने वाली बेजायका गोली डाल दी थी। मैंने गिलास मेज़ पर रख दिया। समराथन की आदत थी कि हमेशा खाना खाने के बाद पानी पीता था। खाना ख़त्म हुआ तो उसने V2 की गोली वाला हलशुदा गिलास उठाया और घटाघट पानी पी गया। मैंने इत्मीनान की सांस ली और नतीजे का इंतज़ार करने लगा। नतीजा कैफेटेरिया में ना निकला। समराथन अपने कमरे में और मेरे कमरे में आ गया। बमुश्किल कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि समराथन के सीक्रेट रूम में से शोर की आवाज़ आई। उसका बास मद्रासी डॉक्टर घबराया हुआ बाहर निकला और बोला, समराथन का दिमाग खराब हो गया है, उसे संभालो। हम सब कमरे की तरफ लपके। समराथन सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। वो बुलंद आवाज में इंडियन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहा था। उसी वक्त उसे काबू में कर लिया गया। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ले गए। दफ्तर में चहमगोइयाँ होने लगी कि समराथन को अचानक क्या हो गया। किसी ने कहा कि वो शुरू ही से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ था। कोई बोला, अरे गर्मी उसके दिमाग को चढ़ गई है। बहरहाल समराथन को अस्पताल पहुंचा दिया गया और सीक्रेट रूम में उसका काम ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी जगह पूरी करने का सवाल उठा तो मैंने मिस्टर चीनी की खिदमात हासिल की। उनकी सिफारिश पर मेरा रिकॉर्ड देखा गया। मेरा रिकॉर्ड बेहद काबिल एतमाद था। मुझसे कभी कोई भूल चूक नहीं हुई थी। मुझे समराथन की जगह सीक्रेट रूम में तैनात कर दिया गया। अब मैंने अपनी खुश इखलाकी, मीठी मीठी बातों और तोहफे की मदद से मद्रासी डॉक्टर को पालन पर भी अपनी नरम दिली, इखलाकी और शराफत का सिक्का जमा दिया। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता था कि एटॉमिक रिएक्टर ब्लॉक से कोई ना कोई इंडियन साइंसदान आता। मद्रासी डॉक्टर उसके लिए खुफिया नंबर मिलाकर बारी बारी चारों फुलादी अलमारियां खोलता। इंडियन साइंसदान अलमारी में रखे ब्लू प्रिंट के चारों हिस्सों को देखकर अपनी नोटबुक पर कुछ लिखता और चला जाता। मैंने देखा कि सीक्रेट ब्लू प्रिंट की चारों अलमारियों के नंबर मद्रासी डॉक्टर को पूरी तरह याद नहीं है। वो हर बार जेब से चाबी निकालकर अपनी दराज खोलता, उसके अंदर रखी हुई किसी कॉपी से नंबर पढ़कर अलमारियां खोलता जाता। अब मैंने अपनी अगली स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं ये खुफिया नंबर हासिल करना चाहता था। मैंने अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श को आजमाने के बारे में सोचा। क्यों ना मद्रासी डॉक्टर के दिल पर मुकद्दस नक्श का असर डालकर इस खुफिया नंबर को हासिल कर लूं और फिर इसी मुकद्दस नक्श के असर से हुक्म दूं कि वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। अगर किसी वजह से मद्रासी डॉक्टर पर मुकद्दस नक्श का असर ना हुआ और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अलमारियों के खुफिया नंबर बताओ, तो मैं मारा गया। इसके बाद मेरा बचाव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं 2-3 रोज तक इस मसले पर गौर करता रहा। एक रोज मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा काफ़ी पी रहा था कि अचानक एक स्कीम मेरे जहन में आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। मैंने एक ऐसा बेजायका महलूल सफूफ तैयार किया जिसके चंद कतरे पीने से इंसान निसफ घंटे के लिए बेहोश हो सकता है। इसका तजुर्बा मैंने अपने क्वार्टर में एक बिल्ली पर किया। मैंने दूध में इस महलूल को छोटी सी शीशी में डालकर बंद किया, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और रुई में लपेटकर अपनी जेब में रखकर दफ्तर आ गया। 4 बजे मैं और मद्रासी डॉक्टर गोपालन काफ़ी पिया करते थे। वहीं कमरे में इलेक्ट्रिक काफ़ी पाट रखा था, साथ ही 2 मग भी पड़े रहते थे। इस रोज़ मैंने जानबूझकर डॉक्टर गोपालन से कहा कि गुरुजी, आज आप अपने हाथ से काफ़ी बनाएं। डॉक्टर गोपालन मुस्कुराता हुआ उठा और कोने वाली मेज़ के पास खड़े होकर काफ़ी बनाने लगा। मैंने दोनों मग साफ करके ट्रे में रखकर उसके पास ले गया। मैंने डॉक्टर गोपालन के मग में शीशी से चंद कतरे डाल दिए, फिर शुगर पॉट खोल कर पूछा, डॉक्टर गुरुजी, चीनी तो आप वही आधा चमचा पिएंगे ना? डॉक्टर गोपालन ने इस बात में सर हिलाया और काफ़ी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज़ पर आकर बैठ गए और काफ़ी पीते हुए बातें शुरू कर दी।
شام 6:30 بجے ہم سیکرٹ روم کو لاک کرتے تھے، ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ باتیں کرتے کرتے ڈاکٹر نے اونگنا شروع کر دیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے مگ میں ابھی کافی پڑی تھی۔ میں نے رومال سے اس کے مگ پر لگے ہوئے اپنی انگلیوں کے نشان صاف کر دیے۔ اس کی جیب سے چابی نکال کر دراز کھولی، کاپی میں سے الماریوں کے خفیہ نمبروں کی مدد سے باری باری چاروں الماریاں کھول کر ہائیڈروجن بلاسٹ کے بلیو پرنٹ نکال کر میز پر رکھے۔ الماریوں کو اسی طرح بند کر کے نمبروں کی مدد سے تالے لگائے۔ ایک بار پھر رومال سے الماریوں پر اپنی انگلیوں کے نشان پونچھے، اپنے کافی کے مگ میں بے ہوشی کے محلول کے چند قطرے ڈالے، بلیو پرنٹ کو باتھ روم میں لے جا کر آگ لگا کر بیت الخلاء کے سنک میں ڈال دیا۔ بلیو پرنٹ کے چاروں حصے دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر میں نے سنک کی ہتھی نیچے کر دی، پانی کا ایک پرشور ریلا آیا اور بلیو پرنٹ کی راکھ اور بچے کھچے ٹکڑوں کو بہا کر لے گیا۔ باتھ روم میں ایئر کنڈیشن کا بلیو ایئر لگا ہوا تھا، دھواں تیزی سے باہر نکل گیا۔ اپنی انگلیوں کے نشان صاف کر کے میں نے رومال کی مدد سے میز کی دراز بند کر کے چابی بے ہوش ڈاکٹر گوپالن کی جیب میں رکھ دی۔ اس سارے کام میں کل 7 منٹ صرف ہوئے تھے۔ اب میں نے اپنے مگ میں سے کافی کے 2-3 گھونٹ پیے اور اپنے بے ہوش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 1.5 منٹ بعد میرا سر بوجھل ہونے لگا، آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئیں اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو دفتر کا عملہ اور سیکورٹی گارڈ ہمیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ چیف سیکورٹی آفیسر، ڈائریکٹر ریسرچ اور ڈائریکٹر جنرل چاروں فولادی الماریاں کھولے تلاشی لے رہے تھے۔ مدراسی ڈاکٹر گوپالن بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ ہمارے بیانات لیے گئے۔ ڈاکٹر گوپالن نے کہا کہ کافی پیتے ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا کہ مگوں میں بچی ہوئی کافی کا تجربہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی۔ الماریوں میں سے بلیو پرنٹ کے چاروں حصے غائب تھے۔ ہم دونوں کو ہیلتھ یونٹ میں پہنچا دیا گیا۔ فوراً ایک بوڑھے نے تحقیقات شروع کر دی۔ نتیجہ وہ نکلا جس کے لیے میں نے یہ سارا منصوبہ تیار کیا تھا۔ تحقیقاتی افیسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دشمن کا کوئی ایجنٹ اٹامک کمپلیکس میں موجود ہے، جس نے موقع دیکھ کر مسٹر عمر حیات یعنی مجھے اور ڈاکٹر گوپالن کو دوا پلا کر بے ہوش کر دیا اور انتہائی قیمتی بلیو پرنٹس نکال کر فرار ہو گیا۔ اس تحقیقاتی رپورٹ کے بعد کمپلیکس میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے۔ جگہ جگہ سیکورٹی گارڈ متعین ہو گئے اور کمپلیکس میں محکمے نے اپنے ایجنٹ چھوڑ دیے تاکہ اس جاسوس کا سراغ لگایا جا سکے جس نے بلیو پرنٹس چرا لیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں نے منڈ ایم اٹامک ری ایکٹر کو پاکستان کے خلاف تیار کیے جانے والے ہائیڈروجن بم سے محروم کر دیا ہے، لیکن بہت جلد معلوم ہو گیا کہ میرا خیال غلط ہے، کیونکہ اسی بلیو پرنٹ کی 2 نقلیں بابا اٹامک سینٹر مہاراشٹر میں موجود ہیں اور ان کی 4 کاپیاں بہت جلد منڈ ایم اٹامک کمپلیکس میں پہنچنے والی ہیں۔ اب میں نے اس کمپلیکس ہی کو دھماکے سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ انتظامیہ نے مجھے اور ڈاکٹر گوپالن کو سیکرٹ روم سے تبدیل کر دیا۔ میری خدمات ایڈمنسٹریشن والوں کے حوالے کر دی گئیں۔ اس دوران مجھ سے کافی پوچھ گچھ کی گئی تھی، مگر میں نے وہی بیان دیا کہ جو ڈاکٹر گوپالن دے چکا تھا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بس کافی کے چند گھونٹ پی کر ہی ہم بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کو 5واں دن جا رہا تھا کہ میں اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا کہ سپہر کے 5 بج رہے تھے۔ ہمیں 6 بجے چھٹی ہوتی تھی کہ چپڑاسی نے آ کر کہا کہ مجھے ڈائریکٹر ریسرچ بلاک نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ میں سمجھا کوئی دفتری کام ہوگا، شاید میری ڈیوٹی ایک بار پھر سیکرٹ روم میں لگائی جا رہی ہے۔ احتیاط کے طور پر میں نے اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن کھول دیا، جس کے بعد مجھے گلے میں پڑا ہوا مقدس نقش نظر آنے لگا۔ میں نہایت سکون سے ڈائریکٹر کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شناسا آدمی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ترچنا پولی کی ملٹری انٹیلیجنس کا وہی آدمی تھا جو مجھے انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں اپنے چیف سے ملوانے لے جایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، تم؟ میرا قدرتی رد عمل وہی تھا جو میں نے کیا۔ دل میں کلمہ طیبہ پڑھ کر میں نے سینے پر لٹکتے مقدس نقش پر ایک نظر ڈالی۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل میں دہرایا، تم مجھے جانتے ہو، میں ترچنا پولی میں تمہارا دوست تھا۔ ڈائریکٹر نے ایجنٹ کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ اسے جانتے ہیں کیا؟ ایجنٹ کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ مقدس نقش کے زیر اثر تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں بولا، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔
یہ ترچنا پولی میں میرا دوست تھا۔ میں ابھی تک ترچنا پولی کے ایجنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے مخاطب کر کے دل میں دہرایا، اس کے بعد تم مجھے بھول جاؤ گے۔ ڈائریکٹر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ اگرچہ وقتی طور پر میں نے اس سے چھٹکارا پا لیا تھا، لیکن اس سے کسی وقت بھی دوبارہ سامنا ہو سکتا تھا۔ اب میں کہاں کہاں مقدس نقش کو استعمال کروں گا؟ وہ کہیں نہ کہیں مجھے پہچان لے گا اور بانڈا پھوٹ جائے گا۔ دفتر بند ہونے میں ابھی پون گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کلرک سے بات کی تو اس نے بتایا کہ ترچنا پولیس ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر یہاں خصوصی تحقیقات کے لیے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کمپلیکس میں ہی کسی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور ابھی ایک ہفتے تک یہاں رہ کر تفتیش کرے گا۔ میں کمپلیکس کے ری ایکٹر کو بگ سے اڑانے کا پلان بنا رہا تھا اور اس کے لیے کچھ کیمیکلز حاصل کر کے انتہائی طاقتور بم بلاسٹ کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ ترچنا پولی کی یہ بلا آن نازل ہوئی تھی۔ اسے ایک ہفتہ تک یہاں قیام کرنا تھا۔ ظاہر ہے وہ روز کمپلیکس میں آئے گا، میں اس سے کہاں تک چھپ سکوں گا؟ ایک بار تو وہ مقدس نقش کی وجہ سے مجھے بلا بیٹھا تھا، لیکن اگر دوبارہ اس کا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان لے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے اتنی مہلت ہی نہ ملے کہ میں مقدس نقش کا عمل کر سکوں۔ یہ صورتحال میرے لیے بے حد تشویشناک تھی۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نئی مصیبت سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ میرے پاس کوئی پستول نہیں تھا۔ ایک نہایت خفیہ اور نہایت کارآمد ہتھیار زہریلا سگار تھا، لیکن وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ 6 بج گئے۔ دفتر کے صدر دروازے سے نکلنے کی بجائے میں عقبی دروازے سے گزر کر اپنے کوارٹر کی طرف چلنے لگا۔ کوارٹر میں میرا ساتھی سمراتھن پہلے پہنچ چکا تھا اور چولہے پر کیتلی رکھے کافی کے لیے پانی گرم کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، تمہیں ڈائریکٹر نے بلایا تھا سنا ہے؟ ترچنا پولیس ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں، اس نے مجھ سے چند سوال کیے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ یار سمراتھن، یہ ملٹری انٹیلیجنس والا کون سی کوٹھی میں ٹھہرا ہوا ہے یہاں؟ سمراتھن نے کیتلی میں کافی ڈالتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، کچھ معلوم نہیں، مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ ویسے ہی پوچھ رہا تھا یار۔ اچھا آج کیا پکا رہے ہو؟ میں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ میری آنکھیں کمرے کی سامنے کھلی ہوئی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی، جس میں باہر سے ناریل کے درخت کا تنا نظر آ رہا تھا، لیکن اصل میں میرا ذہن ترچنا پولی کے ایجنٹ کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا روم میٹ سمراتھن پیالوں میں کافی انڈیلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج تو میں بینگن بناؤں گا۔ اتنے میں کوارٹر کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے ترچنا پولی کا ایجنٹ کھڑا تھا۔ کرنل منی، ہم تمہاری تلاش میں تھے، باہر نکل آؤ، تمہارا بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ مجھ پر جیسے بجلی گر گئی۔ ترچنا پولی کے ایجنٹ نے باہر کھڑے سیکورٹی والوں کو اشارے سے اندر بلا لیا۔ اس کے بعد 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی جگہ سے اچھلا اور لمبی ڈائیو لگا کر کھڑکی سے باہر ناریل کے درخت کے پاس ریت پر جا گرا۔ میرے پیچھے کوارٹر میں شور مچ گیا، پستول کے فائر کی آواز بھی گونجی۔ میں ایک طرف بھاگنے لگا۔ میری دائیں جانب کوارٹروں کی قطار تھی، سامنے ریتلا میدان تھا اور اس کے پیچھے اونچی خاردار باڑ تھی۔ اس باڑ کو میں پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ وہ لوگ میرے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ پستول کے 2 فائر ہوئے، گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ کسی نے تامل زبان میں چلا کر کہا، رک جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں پھنس گیا ہوں، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ سامنے خاردار باڑ آ گئی، میں رک گیا۔ سیکورٹی گارڈ نے مجھے پستول دکھا کر ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ چھٹی کا وقت تھا، کمپلیکس کے ملازم گھروں کو جاتے جاتے رک گئے۔ خاصا ہجوم ہو گیا تھا۔ بہت جلد شور مچ گیا کہ پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے جیپ میں بٹھا لیا اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ میرے ساتھ تھا۔ تھانے میں سب سے پہلے میری تلاشی لی گئی۔ میری جیب سے V2 کی بچی ہوئی 2 گولیاں نکلیں، جنہیں میں ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ انہیں ترچنا پولی کے ایجنٹ نے فوراً پہچان لیا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، تو کرنل منی صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بھی دھوکہ دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، سب حساب چکا دیا جائے گا۔ سپاہی میرے گلے کا نقش اتارنے لگا تو میں نے تامل زبان میں گڑ گڑا کر کہا کہ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ ترچنا پولی کے ایجنٹ نے اٹھ کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا، یہ محض ایک تعویذ ہے، میری ماں نے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ ایجنٹ ہنس کر بولا، اگر اس میں کوئی اثر ہوتا تو تم آج گرفتار نہ ہوتے۔ یہ تعویذ بھی تمہاری
حفاظت نہیں کر سکا۔ اس نے سپاہی سے کہا کہ اس تعویذ کو رہنے دیا جائے۔ سپاہی نے تعویذ دوبارہ میرے گلے میں ڈال دیا۔ ایجنٹ نے ترچنا پولی ملٹری ہیڈ کوارٹر میں چیف ایجنٹ کو فون کر کے اجازت حاصل کر لی کہ وہ مجھے پولیس کی نگرانی میں ترچنا ہیڈ کوارٹر لے آئے تاکہ مجھ سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکے۔ مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ باہر 2 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات کے 8 بجے مجھے ہتھکڑی لگا کر جیپ میں بیٹھا دیا گیا۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ، پولیس انچارج اور 2 سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور جیپ منڈ ایم ریلوے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں سپاہی رائفلیں کاندھوں پر لٹکائے میرے سر پر سوار تھے۔ ایک سپاہی کی بیلٹ سے میری ہتھکڑی کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ پولیس انچارج اسٹیشن ماسٹر سے ٹرین کی آمد کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ترچنا پولی ایجنٹ کسی کو ٹیلی فون کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد دھنش کوڈی کی طرف ترچنا پولی جانے والی گاڑی آ گئی۔ مجھے سب سے پچھلی گاڑی کے ڈبے میں بٹھایا گیا۔ دونوں سپاہی، پولیس انچارج اور ترچنا پولی ایجنٹ بھی اسی ڈبے میں میرے ساتھ سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ کہنے لگا، یہ شخص پاکستان کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے۔ اس نے ہمارے کتنے ہی آدمیوں اور ملٹری افسروں کو قتل کیا ہے۔ پنجاب اور اتر پردیش میں تو اس کی گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر ہوا ہے۔ اب یہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے فرار کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ ٹرین چلی تو میں نے سوچا کہ مقدس نقش میرے گلے میں ہے، مگر میں اس سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتا۔